वाले हैं चैप्टर नंबर 2 जो अप्लाइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट की बात हम लोग कर रहे थे। मैंने प्रीवियस 2 लेक्चर के अंदर चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन के कंप्लीट डिटेल डिस्कशन आपके साथ कर लिया है और आज की क्लास के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्सेस। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ें बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला है फोर्स क्या होता है। सबसे पहला हम लोग डिस्कस करेंगे फोर्स क्या होता है। उसके बाद मैं आपके साथ बताऊंगा कि फोर्स के साथ दूसरा है वेट और मास में क्या डिफरेंस होता है। वेट एंड मास क्या होता है। सबसे पहले हम लोग लिस्ट आउट कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें हम लोग इसके अंदर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला है फोर्स, उसके बाद है वेट एंड मास, उसके बाद है दूसरा सिस्टम ऑफ फोर्सेस। सिस्टम ऑफ फोर्सेस। थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स। ओके। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स। उसके बाद है कंपोजिशन एंड रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है एंड कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस। इस तरीके से कंटिन्यूअसली हम लोग जो है चैप्टर नंबर 2 को काफ़ी। तो सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्स। तो कोप्लेनर मतलब सेम प्लेन। जैसे मान लीजिए आपके पास इस तरीके से कोई ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर प्लेन आपको कैसे पता चलेगा सेम प्लेन कौन सा होता है। ठीक है। तो सेम प्लेन की बात करते हैं। तो जैसे ये आपको दिख रहा है ये एक सेम प्लेन है, ये पोर्शन आपको सामने दिख रहा है वो एक सेम प्लेन है, ये ऊपर जो दिख रहा है वो एक सेम प्लेन है। तो को प्लेनर मतलब सेम प्लेन। कॉनकरेंट का मतलब होता है सेम पॉइंट। सेम पॉइंट कॉनकरेंट मतलब एक ही पॉइंट पे जो लगने वाले फोर्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कॉनकरेंट फोर्सेस। और सेम प्लेन के अंदर मान लीजिए एक प्लेन है, तो इसके अंदर जितने भी फोर्स होंगे उनको हम लोग बोलेंगे कोप्लेनर फोर्सेस। और कॉनकरेंट, अब मान लीजिए ये आपका प्लेन है और इस प्लेन के अंदर एक ही पॉइंट पर और एक ही प्लेन में सभी फोर्स लग रहे हों तो उन फोर्स को हम लोग बोलेंगे कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्सेस। नाउ सबसे पहले बात करते हैं फोर्स क्या होता है। तो फोर्स जो है, फोर्स इज ए एजेंट या फिर एक आप कह सकते हो कि एक्शन जो उस बॉडी को क्या कर सकता है विच इज यूज टू प्रोड्यूस एन इफेक्ट ऑन ए बॉडी। और क्या कर सकता है टेन टू डिस्ट्रॉय द बॉडी। इस बॉडी को क्या कर सकता है डिस्ट्रॉय कर सकता है। उस बॉडी के शेप और साइज के अंदर जो है चेंजेस ला सकता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं फोर्सेस। तो फोर्स इज ए एजेंट which produce or tend to produce or destroy or tend to destroy the motion of the particular object। means जैसे कि आपका ये बॉडी है, ये बॉडी मान लीजिए स्टैटिक्स कंडीशन में है। स्टैटिक मतलब रुका हुआ है। तो इस बॉडी के ऊपर आपने जो कुछ एक्शन लगाया तो क्या होगा इस बॉडी का शेप साइज वगैरह चेंज हो जाएगा। अब मान लीजिए कोई दौड़ के आ रहा है तो उसको आप तुरंत क्या करो झटके से उसको रोकने की कोशिश करो तो ये एक्शन लगाओगे तो इसको भी आप क्या कर सकते हो फोर्स कह सकते हो। दूसरा डेफिनेशन है पुश और पुल ऑफ ए बॉडी। पुशिंग और पुलिंग इफेक्ट। यदि इस किसी बॉडी को पुश और पुल कर रहे हो तो उसके ऊपर ये जो एक्शन लगा रहे हो इसी एक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं फोर्स बोलते हैं। ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। फोर्स जो है उसका यूनिट क्या होता है वो डिस्कस करेंगे। फोर्स का जो यूनिट होता है वो होता है आपका न्यूटन। तो नंबर 1 फोर्स क्या होता है। Force is an action used to destroy of a body, destroy of a body or
बॉडी, चाहे बॉडी जो है वो मोशन में रहेगी, चाहे वो स्टेटिक्स में रहे। बॉडी स्टेटिक्स कंडीशन में हो, मोशन में हो, उस बॉडी का जो पर्टिकुलर स्टेटिक्स है, बॉडी की जो अवस्था है, उस बॉडी को वो क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। यदि कोई बॉडी स्टेटिक्स में है तो उसको मोशन में भी ला सकता है, कोई बॉडी मोशन के अंदर है उसको स्टेटिक में ला सकता है। तो मीन्स जो है वो अपने उस पर्टिकुलर बॉडी की क्या कंडीशन है उसको भी चेंज कर सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं फोर्स। फोर्स का जो यूनिट होता है उसको बोलते हैं, यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। फोर्स का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है। अब फोर्स जो है एक जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि फोर्स को डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है। इसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। अब 1 न्यूटन फोर्स किसको बोलेंगे, जैसे हमारे पास फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। यदि यदि किसी बॉडी के ऊपर 1 kg मास के ऊपर यदि हम लोग वन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन लगा रहे हैं तो उसका जो इफेक्ट आएगा उसको हम लोग बोलेंगे 1 न्यूटन फोर्स लग रहा है वहां पे, उसको हम लोग बोलेंगे 1 न्यूटन फोर्स। ठीक है। चलिए, नाउ अब हम बात करेंगे कि फोर्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, फोर्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। फोर्स की कुछ प्रॉपर्टीज को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे कि फोर्स की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं हम लोग। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्स, नया हेडिंग आप डाल सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्स। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्स। तो सबसे पहला, जैसे कि मैंने बात किया कि फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके लिए इसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। फोर्स का क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। फोर्स का मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है कि मान लीजिए जैसे किसी बॉडी के ऊपर 10 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 20 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है। आप इसको देख पा रहे हैं, यदि मान लीजिए फोर्स को और दूसरे 500 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो इस तरीके से ये जो न्यूटन किलो न्यूटन जो बता रहा है वो क्या है, मैग्नीट्यूड बता रहा है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है फोर्स का, कि फोर्स का क्या होगा, डायरेक्शन होगा, इसीलिए तो वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। यदि फोर्स जो है चाहे वो ईस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में, टूवर्ड्स, हम लोग बोलते हैं ना कि 30 डिग्री, फोर्स इज एक्टिंग एट 30 डिग्री टूवर्ड्स द नॉर्थ, फोर्स जो है 30 डिग्री नॉर्थ पे लग रहा है, और कुछ इस तरीके से आप जो इसको डायरेक्शन बता सकते हो। फोर्स जो है वो ईस्ट की डायरेक्शन में लग रहा है, आपके पास 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, इस तरीके से। तो फोर्स जो है किसी भी डायरेक्शन के अंदर लगाया जा सकता है। तो फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहला प्रॉपर्टी है मैग्नीट्यूड, और दूसरा है फोर्स को डायरेक्शन चाहिए होता है। ठीक है। थर्ड जो है वो नेचर, नेचर ऑफ फोर्स। तो फोर्स का जो नेचर है वो बेसिकली, मान लीजिए एक बॉडी है, इसके ऊपर आप जो है यहाँ से इस बॉडी को ऐसे खींच रहे हो, इस बॉडी को ऐसे खींच रहे हो, तो ये कैसा नेचर है, तो ये पुलिंग नेचर है। कैसा नेचर है, आप बॉडी को क्या कर खींच रहे हो, पुलिंग नेचर, इसको हम लोग बोलते हैं टेंसाइल फोर्स। क्या बोलेंगे, टेंसाइल फोर्स, टेंसाइल फोर्स। और यहाँ पे मान लीजिए एफ यूनिट का फोर्स लग रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे टेंसाइल नेचर का। अब दूसरा नेचर है, ऐसे ही यदि बॉडी को आप जो है अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे इस तरीके से, तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉम्प्रेसिव फोर्स। क्या बोलेंगे, कॉम्प्रेसिव फोर्स। तो जब किसी बॉडी को पुल करते हो तो बॉडी का जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है, इसकी लेंथ में वेरिएशन आता है, और ये लेंथ जो है वो बढ़ जाती है, और उसकी जो थिकनेस है वो कम हो जाती है। और जब किसी बॉडी को पुश करते हो, मतलब कंप्रेसिव फोर्स लगाते हो, तो जो उसकी साइज जो है वो छोटी हो जाती है। तो बॉडी की लेंथ में एल जो है वो एल डैश हो जाता है, और एल डैश जो है वो एल से बड़ा हो जाता है, मतलब ओरिजिनल एल से एल डैश जो है वो बड़ा हो जाता है, बट अदर डायमेंशन जो है वो स्मॉल हो जाते हैं। ओके। फोर्थ नेचर है कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। फोर्थ नेचर जो है वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है, कि मतलब किस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, किस पर्टिकुलर पॉइंट पे फोर्स लग रहा है। ठीक है। उसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन।
तो ये हुआ कुछ फोर्स के बारे में बात। आइए अब सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो भी डिस्कस करेंगे वेट और मास के बारे में। जानेंगे कि वेट क्या होता है और मास क्या होता है। वेट क्या होता है और मास क्या होता है। तो वेट जो है वो वेरिएबल क्वांटिटी है और मास जो है वो कांस्टेंट होता है। वेरिएबल वेट जो है वो वेरिएबल वेरी करता रहता है और मास जो है वो कांस्टेंट होता है। वेट क्या होता है? तो अर्थ के सेंटर पे कोई भी बॉडी अर्थ के सेंटर पर कितने फोर्स से अट्रैक्ट हो रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट हो रही है, दैट इज नोन एज वेट। वेट जो है इज अ फोर्स बाय विच बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। अर्थ के सेंटर पे जिस फोर्स से बॉडी जो है वो क्या होगी, अट्रैक्ट होगी, उसको हम लोग बोलेंगे वेट ऑफ द बॉडी। उस पर्टिकुलर बॉडी का वेट हो जाएगा। मान लीजिए आपका ये सिलेंडर है, तो ये सिलेंडर का मान लीजिए कुछ वेट होगा, तो किस फोर्स से ये सिलेंडर इस अर्थ के सरफेस पे आके अट्रैक्ट हो रहा है, ग्रेविटी कैसे उसको खींच रही है। ठीक है, तो उसको हम लोग कंसिडर करेंगे वेट से। वेट का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन। जो फोर्स का यूनिट होता है वही जो है वो वेट का भी यूनिट होता है। और आपको बता दें कि वेट जो है वो कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब वेट को भी रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है, उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, और यूनिट जो आपको मैंने बताया कि वेट का किलो न्यूटन हो सकता है, न्यूटन हो सकता है, और केजीएफ भी हो सकता है, किलोग्राम फोर्स जो बोलते हैं उसको भी बोलते हैं। इसके बाद है आपका मास। तो मास जो है वो आपकी स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी, मास को खाली मैग्नीट्यूड से दिखाया जा सकता है। मास का यूनिट होता है केजी। तो मास को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं? मान लीजिए कोई भी बॉडी है, इस बॉडी के अंदर कितना मैटर भरा हुआ है। मैटर स्टोर इन ए बॉडी, एनी बॉडी अपने कोई भी बॉडी जो अपने अंदर कितनी मैटर को स्टोर की है, मतलब वो बॉडी किस मैटर से बनी है, सॉलिड लिक्विड गैस। तो मैटर कंटेंट इन ए बॉडी दैट इज नोन एज मास। दोस्तों राइटिंग पे नहीं जाइएगा, राइटिंग जो है थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं, अभी धीरे धीरे राइटिंग इम्प्रूव हो जाएगा। तो मैं जो बोल रहा हूँ उसके ऊपर आपको कंसंट्रेशन करना है कि किसी भी बॉडी के अंदर कितना मैटर भरा हुआ है, उससे हम लोग जो है उस बॉडी का मास पता कर सकते हैं। तो जिनको नोट डाउन करना वो लिख सकते हैं कि मैटर कंटेंट इन ए बॉडी दैट इज नोन एज मास। और मास जैसे कि मैंने बताया कि मास स्केलर क्वांटिटी है और मास का जो वेट होता है वो किलो न्यूटन होता है। तो वेट और मास में एक रिलेशन है, W इज इक्वल टू एम इंटू जी। याद रखिएगा, वेट और मास में रिलेशन है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको वेट दिया रहेगा तो मास निकल जाएगा, जी फॉर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अर्थ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि W इज इक्वल टू एम इंटू जी। ओके, नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं आप लोग। आज का तीसरा टॉपिक है, इसका नाम है सिस्टम ऑफ फोर्सेस। हमने पहले फोर्स बात किया, उसके बाद वेट और मास के बारे में बात किया। अब हम बात करने वाले हैं सिस्टम ऑफ फोर्सेस। सिस्टम ऑफ फोर्सेस के बारे में बात करने वाले हैं। तो सिस्टम ऑफ फोर्सेस मतलब कि जब दो या दो से अधिक फोर्स जो है किसी बॉडी पे लगती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम ऑफ फोर्स। जब एक बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर मान लीजिए एक फोर्स इधर लग रहा है, दूसरा फोर्स इधर लग रहा है, तीसरा फोर्स इधर लग रहा है, चौथा फोर्स इधर लग रहा है। व्हेन टू और मोर देन टू फोर्स acting on a body, when two or more than two force acting on a body, that is known as system of forces। तब उस फोर्स को हमें क्या करना है, रिजॉल्व करना है। तो हम उस फोर्स को कैसे रिजॉल्व करेंगे?
तो सिस्टम ऑफ फोर्सेस में सबसे पहला फोर्स हमें बात करना है कोप्लेनर फोर्सेस की। कौन सा फोर्स? कोप्लेनर फोर्स। अब मैंने बताया कि को मतलब सेम और प्लेनर मतलब प्लेन। तो एक ही प्लेन में लगने वाले जो फोर्स होंगे इस तरीके से, उसको हम लोग बोलेंगे कोप्लेनर फोर्सेस। अब यहाँ पे तीनों फोर्स जो है वो कोप्लेनर है। दूसरा सिस्टम ऑफ फोर्स है कॉनकरेंट फोर्स। कॉनकरेंट फोर्स क्या होता है? तो एक ही पॉइंट पर लगने वाला जो फोर्स होगा उसको हम लोग बोलेंगे कॉनकरेंट फोर्स। ये सभी फोर्स जो है एक ही पॉइंट पे लग रहे हैं, तो इनको हम लोग बोल सकते हैं कॉनकरेंट फोर्सेस। थर्ड सिस्टम है फोर्स का, दैट इज नोन एज कोलिनियर फोर्स। कोलिनियर फोर्स मीन्स एक ही लाइन में लगने वाले जितने फोर्स होंगे उसको हम लोग बोलेंगे कोलिनियर फोर्सेस। नेक्स्ट इज कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्स। फोर्थ है कोप्लेनर एंड कॉनकरेंट फोर्स। कोप्लेनर का मतलब है कि सेम प्लेन, और कॉनकरेंट मतलब है सेम पॉइंट। मीन्स ये जो फोर्स आपको दिखाई दे रहा है वो एक तो सेम प्लेन में है और सेम पॉइंट पे लग रहा है। यहाँ से इस तरीके से आप देख पा रहे हैं, चाहे उसका हेड पॉइंट सेम हो चाहे टेल पॉइंट सेम हो, तो सेम प्लेन और सेम पॉइंट पे लगने वाला जो फोर्स है उसको हम लोग बोलेंगे कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्स। तो फर्स्ट सिस्टम ऑफ फोर्स है कोप्लेनर फोर्सेस जो सेम प्लेन में लग रहा है। दूसरा है कॉनकरेंट फोर्सेस जो सेम पॉइंट पे लग रहा है। तीसरा है कोलिनियर फोर्सेस जो एक ही लाइन में लगते हैं। और फोर्थ है कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्सेस जो है आपको सेम प्लेन और सेम पॉइंट में आपको दिखाई दे रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्सेस। फिफ्थ इज कोप्लेनर एंड नॉन कॉनकरेंट फोर्स। मीन्स प्लेन तो सेम होगा लेकिन उसका कॉनकरेंट नहीं होगा, मतलब सेम पॉइंट पे नहीं लगेंगे। दैट इज नोन एज कोप्लेनर नॉन कॉनकरेंट फोर्सेस। नाउ नॉन कोप्लेनर नॉन कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्स। अब बात करते हैं नॉन कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्स। छठवां है सिक्स पॉइंट इज सिक्स सिस्टम ऑफ फोर्सेस नॉन कोप्लेनर। मीन्स प्लेन सेम नहीं रहेगा एंड कॉनकरेंट होना चाहिए। कैसे? देखिए ध्यान से, ये आपका सिस्टम है। इस सिस्टम के अंदर बात करते हैं एक ही प्लेन में लग रहे हैं, कोप्लेनर सॉरी नॉन कोप्लेनर है और कॉनकरेंट है। तो कैसे बात करेंगे? नॉन कोप्लेनर मतलब अलग अलग प्लेन में, एक ये प्लेन हो गया, ठीक है, एक ये वाला प्लेन हो गया। ओके, आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, चलो मान लो यहाँ दिखा देते हैं, अभी थोड़ा अलग राइटिंग में लेके दिखाते हैं। तो ये आपका एक हो गया फोर्स, एक ये फोर्स हो गया और एक ये फोर्स हो गया। तो तीनों जो है डिफरेंट डिफरेंट प्लेन से लग रहे हैं, तीनों जो हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेन में लग रहे हैं। देखो एक ये फोर्स, एक ये फोर्स और एक ये फोर्स, तीनों अलग अलग प्लेन में है लेकिन तीनों को जो है पॉइंट एक ही पॉइंट पे लग रहा है। तो इसको हम लोग बोलेंगे को प्लेन। नॉन को प्लेन मतलब डिफरेंट प्लेन है और कॉनकरेंट मतलब सेम पॉइंट पे। सेवंथ सिस्टम है नॉन कोप्लेनर एंड नॉन कॉनकरेंट। मीन्स प्लेन भी अलग रहेगा और एक पॉइंट पे भी नहीं लगेंगे। मीन्स आप जो है अलग अलग प्लेन में ड्रॉ कर सकते हैं। अब मान लीजिए ये आपका प्लेन है, यहाँ बना दीजिए। एक ये प्लेन है तो यहाँ बना दीजिए, ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ओके, नाउ लास्ट है एट्थ पॉइंट इज लाइक पैरेलल फोर्सेस। लाइक पैरेलल फोर्स। लाइक पैरेलल फोर्स जो है, यदि फोर्स पैरेलल हो और एक ही डायरेक्शन में लगते हो, फोर्स जो है पैरेलल हो और एक ही डायरेक्शन में लगते हो, तो उनको हम लोग बोलेंगे लाइक पैरेलल फोर्स। इस तरीके से भी बना सकते हो आप।
और लास्ट इज अनलाइक पैरेलल फोर्स। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस में जो है एक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में, दूसरा डाउनवर्ड में, एक अपवर्ड में, दूसरा डाउनवर्ड में, इस तरीके से नॉर्थ साउथ इस तरीके से आप जो है कह सकते हो, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। ओके, तो दोस्तों आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आपको किसी भी डाउट, कोई भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपने अभी तक वीडियो पहला चैप्टर का नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर जाके देखना। फर्स्ट जो है आप इसको ज़रूर जाके देखना।